हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है करा रहा हूं और मैं आप लोगों को टोटल जो है 25 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। कितना? 25 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन होंगे, यानी 50 गुणे 25, 25 पंचे 125, यानी 1250 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को 1250 क्वेश्चन कराऊंगा। और वो भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो जैसे वीडियो हो गया, यूपी एसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, पीसीएस हो गया, सीसेट, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ऐसी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराऊंगा। जो हिंदी में कुछ नया नहीं होता है दोस्तों। होता क्या है, वही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे आप 2-3 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो उसी में से जो है क्वेश्चन रिपीट होता है और बार बार वही पूछा जाता है। तो हिंदी जैसे आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, तो मैं तो यही कहूँगा बस आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है ना, क्वेश्चन आप लोगों के गलत ना हो पाए। क्योंकि होता क्या है, जब हम वहाँ पेपर में जाते हैं तो हम प्रैक्टिस बहुत कम किए रहते हैं, जिसकी वजह से जब हमारे सामने 4 विकल्प आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को 25 करा रहा हूँ, उसके बाद फिर कोई नई सीरीज लाऊंगा, उसमें जो है फिर 40-50 कराएंगे। तो प्रैक्टिस इतना करवा दूंगा, किसी भी परीक्षा में जाएंगे आप। और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई टुट्टा फुट्टा सा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, है ना। तो आप ये देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप लोग खुद जो है देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से इन चारों विकल्पों में से हमें पुल्लिंग शब्द को छांटना है, इसमें से पुल्लिंग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, सजा स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये पुल्लिंग नहीं है। रजा स्त्रीलिंग है, कजा स्त्रीलिंग, मजा होता है, ठीक है, हम कहते हैं ना, चलो मजा करते हैं, मजा करते हैं। सजा देखिए, सब बोल के देखिए, सजा कहते हैं ना, सजा उसको हो गई, यानी जहाँ पर हो गई यानी स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है और ये क्या है, पुल्लिंग है। यानी निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मजा जो है पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए राधा, नंबर 2 बी यानी बी पर रुक्मणी है, और सी पे द्रौपदी है, और डी पे क्या है, तो डी पे है यशोदा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, द्रौपदी। यानी कृष्ण का पर्यायवाची क्या है, कृष्ण का पर्यायवाची जो है द्रौपदी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च, पश्च मतलब पीछे का। देखिए, स्वर कितने प्रकार, कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, 3 प्रकार, 1, 2 और 3, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, तो अग्र में कौन कौन सा आता है, अग्र में आता है हमारा ई आता है, ठीक है, छोटा ई, बड़ा ई, और कौन क्या आता है, ए और ए आता है। ठीक है, ए और आई, ये चारों जो है अग्र में आते हैं। किस में आते हैं, अग्र स्वर में ई और ए आते हैं। ठीक है, और उसके बाद अग्र के बाद आएगा मध्य स्वर। तो मध्य में कौन कौन आते हैं, मध्य में सिर्फ एक आता है, वो भी आ आता है, ये क्या है, मध्य में आता है। ठीक है, किस में आता है, ये आता है मध्य में। तो अब भैया जो बचा है, ये हो गया अपना ई और ई दोनों अग्र में हो गए, ये मध्य में हो गया, तो बचा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बचा है। ऑप्शन नंबर ए का है पश्च स्वर है। ठीक है, आ क्या है, पश्च स्वर है। अगला है, तुणीर शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। तुणीर शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, निशंग होगा, अशंग होगा, उत्संग होगा और निशंग होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही,
ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। निशंग क्या होगा? निशंग का अर्थ क्या होता है? निशंग का अर्थ होता है तुड़ीर, क्या? तुड़ीर, ठीक है, तुड़ीर, ठीक है। और असंग, असंग का अर्थ क्या होता है? तो असंग का अर्थ होता है, असंग का अर्थ होता है, एक सेकंड, असंग का अर्थ होता है असंबंध, क्या होता है? असंबंध। और निशंग का क्या होता है? तो निशंग का अर्थ होता है अकेला, ठीक है, निशंग का अर्थ होता है अकेला। निशंग का क्या अर्थ होता है? अकेला। अगला क्या है? उत्संग। उत्संग का क्या अर्थ होता है? उत्संग का अर्थ होता है ऊपर का भाग। इसका तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा भाषा सीखने के दौरान, भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी प्लेट नहीं होता। बालक जो है कोरी प्लेट नहीं होता है। भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी प्लेट नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चमस्की, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? चमस्की बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? चमस्की। भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी प्लेट, यानी कोरी प्लेट का मतलब होता है एकदम सफा चट नहीं होता है, साफ, पूरा पूरा साफ। जब भाषा सीखता है तो उसको क्या बोलते हैं? चमस्की होता है, ठीक है। बाजार, अगला है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, यानी जो बाजार है ये किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जहाँ पे किसी मनोभाव को व्यक्त किया जाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। समूहवाचक संज्ञा जहाँ पे ढेर सारे लोग हों, ढेर सारी चीज़ें हों, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे किसी पूरे जात की गणना हो, है ना, जैसे गाय हो गया, है ना, पूरे गाय की गणना हो रही है, इस तरीके से। व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है जो सिर्फ एक हो, जैसे किसी व्यक्ति विशेष की बात हो, जैसे राम हो गए, या फिर हिमालय हो गया, या फिर गंगा नदी हो गई, है ना, इस तरीके से गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक हुआ। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। बाजार किस प्रकार की संज्ञा है? बाजार जो है समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला है यहाँ पे शोषक। शोषक, शोषक का जो है शोषक, शोषक का विलोम क्या होगा? तो शोषक का विलोम होगा पोषक। क्या होगा? शोषक का विलोम होता है पोषक, ठीक है। शोषक का विलोम क्या होगा? शोषक का विलोम होता है पोषक। अगला है हमारा अहेतुकी का शुद्ध रूप। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अहेतुकी का शुद्ध रूप जो है अहेतुकी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अहेतुकी इस तरीके से लिखा जाएगा, अहेतुकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? पिक, मधुकरी, कोयल और श्यामा। इसमें भैया पिक भी है, कोयल भी है और श्यामा भी है, सिर्फ मधुकरी नहीं है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मधुकरी। और मधुकरी का मतलब क्या होता है? मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षा। क्या होता है? मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षा। क्या अर्थ होता है? भिक्षा, ठीक है। मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षा, ठीक है। अच्छे से लिख दूँ, भिक्षा, ठीक है, भिक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो भूपाल भी राजा होता है, भूपति भी राजा होता है, भूस्वामी भी राजा होता है, लेकिन जो भूधरणी है, भूधरणीधर, ये राजा नहीं होता है। इसका अर्थ होता है
उधरणीधर का अर्थ होता है शेषनाग या पर्वत। क्या मतलब होता है इसका? शेषनाग या पर्वत। ठीक है, क्या मतलब होता है? मतलब का मतलब अर्थ होता है शेषनाग अथवा पर्वत। ठीक है, ये जो है इसका अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। यानी अभिशाप जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अभी उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अभी उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अभी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप है, तो थाली का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्थाली। ठीक है, क्या होगा? स्थाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में वर्तनी अशुद्ध है? मतलब इसमें से 3 सही हैं, एक गलत है। ठीक है, 3 सही हैं, एक गलत है। यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, यहाँ पे आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये भी सही है। यह पत्र गोपनीय है, ये भी सही है। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसने पूछा है किसमें अशुद्धि है। ठीक है, किसमें अशुद्धि है? तो अशुद्धि कहाँ पर है? आशीर्वाद में है। ठीक है, आशीर्वाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, एक ही समय में वर्तमान। एक ही समय में वर्तमान यानी इसका आजीवन, एक ही समय में वर्तमान आजीवन कहेंगे, शाश्वत कहेंगे, समानुकूल कहेंगे या समसमायिकी कहेंगे। तो क्या कहेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा, समसमायिकी कहते हैं। ठीक है, आजीवन, आजीवन का मतलब होता है जीवन प्रयत्न। क्या होता है? आजीवन का मतलब होता है जीवन प्रयत्न। क्या होता है? जीवन प्रयत्न। ठीक है, क्या होता है? जीवन प्रयत्न होता है। और शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला। शाश्वत का मतलब क्या होता है? सदा रहने। शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला। ठीक है, अगला है हमारा समयानुकूल यानी समय के अनुसार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। यानी जिसका जन्म आगे हुआ है, मतलब पहले का मतलब आगे हुआ है, हमसे आगे हुआ हो वो हमसे अग्रज है ना। जो हमसे पीछे आया है उसको हम अनुज बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है यानी आगे हुआ है उसे अग्रज कहते हैं। ठीक है, सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब कुछ यानी सब जानने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बात को गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए शब्द वाक्य होगा। ठीक है, शब्द वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें गूढ़ रहस्य जानने वाला है, मतलब इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मर्मज्ञ। क्या करेक्ट होगा? मर्मज्ञ। यानी आपके मर्म को जानने वाला, गूढ़ रहस्य को जानने वाले को हम मर्मज्ञ कहते हैं। ठीक है, विद्वान का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, विद्वान उसे भी कहते हैं ना। जो सब कुछ जानता है उसे भी विद्वान कहते हैं। काफ़ी कुछ जानने वाला, जो बहुत, जिसके पास बहुत सारी विद्याएं हों उसे हम विद्वान कहते हैं ना, ऐसे। अगला है हमारा निम्नलिखित नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। युद्ध में स्थिर रहने वालों के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहा जाता है। और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये वर्तनी में बार बार पूछा जाता है कि युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, युधिष्ठिर आप लोग अच्छे से देख लीजिए, वर्तनी में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, लालिमा ऑप्शन नंबर ए में है लालिमा, बी में है पराजय, सी में है दशक और डी में है कारीगर। तो देखिए यहाँ पे जय लिखा। उपसर्ग का मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें होती हैं। तो जो आगे लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जय लिखा हुआ है, जय के आगे पराजय, परा लगा हुआ है, तो यानी परा जो है हमारा
ये उपसर्ग है, ठीक है। क्या है? ये उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पराजय में जो है उपसर्ग परा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। व्यास, व्यास का विलोम क्या होता है? तो व्यास का विलोम होता है समास। क्या होता है? व्यास का विलोम होता है समास। और संश्लेषण जो है, संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण होता है। और लघु का विलोम होता है ज्येष्ठ। क्या होता है? लघु का विलोम होता है ज्येष्ठ। लघु का विलोम होता है ज्येष्ठ, ठीक है। लघु का विलोम ज्येष्ठ होता है। और संश्लेषण का होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण, ठीक है। संश्लेषण का विश्लेषण होता है। और जो संक्षेप है इसका विलोम होता है संक्षेप का विशाल, बड़ा या विराट, ठीक है। चलिए मैं एक बता देता हूँ, विशाल होता है, ठीक है। क्या होता है? विशाल, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट होता है। व्यास का विलोम क्या होता है? तो व्यास का समास होता है, ठीक है। अगला है हमारा भय गति सांप छछूंदर केरी, ठीक है। क्या है? भय गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन क्लिक हुआ है पहले से। दुविधा में पड़ जाना। क्या? दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भय गति सांप छछूंदर केरी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। चना का तत्सम क्या होता है? तो चना का तत्सम होता है चणक, ठीक है। चना का तत्सम क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक सेकंड, ऑप्शन नंबर जो है इसका हाँ सही है, चणक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चणक सही होगा, ठीक है। चना का तत्सम क्या है? यानी चना जो है ये तद्भव शब्द है, आप लोग ध्यान रखिए। चना जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो है चणक है, ठीक है। क्या है? चणक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए, यानी जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो धन का मतलब जो है, धन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो देखिए, संपदा आप जानते हैं, दौलत आप जानते ही हैं। संपदा, दौलत ये तो धन के पर्यायवाची हैं, ठीक है, सभी जानते हैं। और द्रव्य भी है ये, ठीक है, ये भी जो है धन का पर्यायवाची है। तो नहीं कौन सा है? तो नहीं है अपना द्रव्य, ठीक है। द्रव्य का मतलब होता है तरल पदार्थ। क्या होता है? तरल पदार्थ होता है, ठीक है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है तरल पदार्थ होता है, ठीक है। जो धन शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? वो द्रव्य है, द्रव है। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार चलाने से पूर्व सौरभ के पिताजी उसे सावधानी बरतने का दिया। क्या दिया? परामर्श दिया, दीक्षा दिया, प्रशिक्षण दिया या फिर शिक्षा दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, परामर्श दिया। क्या दिया? परामर्श, यानी परामर्श का मतलब होता है किसी को राय देना, अपनी सलाह देना, ठीक है। परामर्श देना मतलब अपनी सलाह देना, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान। ना तो प्रकाश को कौन, मतलब ना हो तो प्रकाश को कौन पूछेगा। यानी यहाँ पे एक ऐसा धुंधला, अंधेरा, उजाला, अंधकार में से कुछ ऐसा चीज़ भरो कि जो है प्रकाश को ज़रूरत पड़े। यहाँ पे क्या ऐसा भरें कि अगर वो नहीं होता तो प्रकाश की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो यानी देखिए, धुंधला मतलब क्या होता है? जैसे अंधेरा है लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है, ठीक है। और उजाला क्या है? उजाला में तो उजाला है तो वहाँ पे प्रकाश तो पहले से ही है, कोई प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला है अंधेरा और अंधकार। अब इसी में से आपको छांटना है कौन सा विकल्प जो है एकदम परफेक्ट विकल्प होगा, ठीक है। कौन सा विकल्प एकदम से परफेक्ट विकल्प इसके लिए होगा अंधेरा और अंधकार में। यहाँ पे जो है अंधकार ना होता, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि अंधकार ना होता तो प्रकाश को कौन पूछता। अगर अंधकार नहीं होता तो प्रकाश की ज़रूरत ही क्या थी, है ना। सही बात है भाई, जब अंधकार ही नहीं होगा तो हमें टार्च मारने की क्या ज़रूरत है ना। टार्च भी नहीं कोई पूछता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। उदय का विलोम क्या होगा? तो उदय का विलोम अस्त होता है।
जब कोई चीज़ निकलती है तो हम उसको उदय कहते हैं, और जब कोई चीज़ जैसे सूरज निकलता है तो हम उसको उदय कहते हैं, जब सूरज डूब जाता है तो हम उसको अस्त बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ जाइए, ठीक है। अगला है हमारा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, नहीं भैया ऐसे नहीं कहा जाता है। गुरु आ रहे हैं, चलो थोड़ा ठीक है। गुरु आ रहे हैं, ठीक है। गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। देखिए भैया सबसे बेस्ट ऑप्शन है गुरु जी आ रहे हैं, जो कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, क्योंकि गुरु जी हैं तो हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। और गुरु जी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन आ रहा है? गुरु जी आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऊन। ऊन का तत्सम जो है रूप बताइए। ऊन का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऊण होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऊण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? डी। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, नहाना, कांपना, सर्दी लगना। नहीं भैया, घड़ो पानी पड़ना का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना, ठीक है। लज्जित होना यानी घड़ो पानी पड़ना, ठीक है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। जो दुस्साहस है इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें कौन सा उपसर्ग है भैया? दुस है, दुर है, सा है या फिर दु है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दुस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दुस। इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो दुस उपसर्ग है, ठीक है। अगला है हमारा वे धातुएं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे धातुएं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भैया उन्हें कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जो धातु के आगे जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे जुड़ता है उसको हम, या फिर अंत में जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। समास उपसर्ग, ये देखिए आगे जो लगेगा उसे उपसर्ग कहेंगे, जो पीछे लगेगा उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अव्यय होता है जिसका व्यय ना किया जा सके उसे हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मेरी भव राधा हरो राधा नागर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन के छाई परे श्याम हरित दुत होए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पे रस बताना है आपको कि यहाँ पे कौन सा रस है। तो देखिए यहाँ पे भैया श्रृंगार रस, किसी श्रृंगार की या किसी जो है नायक नायिका की बात तो नहीं हो रही है, तो श्रृंगार रस नहीं हो सकता। किसी वीरता की बात नहीं हो रही है तो वीर रस नहीं हो सकता। और भैया इसमें कुछ अद्भुत आश्चर्य भी तो नहीं है, तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। तो बचा है ऑप्शन नंबर ए, भक्ति रस है, क्योंकि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन के छाई परे श्याम हरित तुते होए, ठीक है। इसमें कौन सा है? तो भक्ति रस है, ठीक है। कौन सा रस है? भक्ति रस है। अगला है हमारा सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सजावट, यानी आवट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको जो है सजावट को आप लोग दो पार्ट में तोड़िए, तो इसमें आपको देखिए सजावट आवट, ठीक है। सजावट आवट, ठीक है। आवट प्रत्यय, आपको प्रत्यय वही होता है जो लास्ट में यानी धातु के पीछे जुड़ता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अगला है भाई बहन। भाई बहन में कौन सा समास है? तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर बीच में योजक चिन्ह आ जाए वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, यानी द्वंद्व समास होता है, ठीक है। द्विगु समास वहाँ पे होता है जहाँ पे जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, जहाँ पे संख्यावाची आ जाए वहाँ पे द्विगु समास होता है। और अव्ययी भाव वो होता है जिसमें आगे अव्यय लग जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के कई भेद, छः भेद होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास जैसे कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, उपादान, इस तरीके से तत्पुरुष समास होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। जहाँ पे योजक चिन्ह आ जाएगा वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है।
अगला है सप्तऋषि में कौन सा समास, सप्तऋषि में कौन सा समास है। अभी मैंने आपको बताया जहाँ पर संख्यावाची आएगा वहाँ पे द्विगु समास होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए, तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ऑप्शन ए में है तेज प्लस ओमय, तेज प्लस ओमय, ये भैया गलत है। तेजः प्लस अमय नहीं भैया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, तेजः प्लस मय, ठीक है। ये जो ऐसे रहेगा तेज, तेज प्लस मय, ये जो है ओ की मात्रा बन जाता है, ठीक है। ये जो विसर्ग वाला होता है ये ओ की मात्रा बन जाता है, ठीक है, तेजो प्लस मय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्या आएगा, 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो हरिश्चंद्र का विच्छेद करिए, हरिधन चंद्र, यहाँ पे विसर्ग संधि आएगी, ठीक है, विसर्ग संधि, कौन सा, विसर्ग संधि है, ठीक है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम हरिधन चंद्र, यहाँ पे विसर्ग संधि होगी, ठीक है। अगला है गृहम धन गच्छति शब्द का, गृहम धन गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा सही होगा, 38 गृहम धन गच्छति, गृह धन गच्छति, गृह धन आगच्छति, गृह धन गच्छति, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, गृहम धन गच्छति। और इसमें जो है कौन सी संधि है, तो गृहम धन माँ प्लस आ प्लस, यहाँ पे देखिए गृहम धन गच्छति, तो इसमें कौन सी संधि है, यहाँ पे संधि है व्यंजन संधि है, कौन सी, व्यंजन संधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन संधि। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है सूचीपत्र, किताब, गंगा और संसद में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो देखिए किताब होती है, किताब अच्छी है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। गंगा नदी बह रही है, तो ये क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है, किताब भी स्त्रीलिंग है और गंगा भी स्त्रीलिंग है, संसद भी स्त्रीलिंग है। देखिए सूचीपत्र जो है होता है, सूचीपत्र बनाया जाता है, यानी यहाँ पे पुल्लिंग शब्द जो है वो सूचीपत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग यानी एक ऐसा है जो पुल्लिंग है। देखिए पानी जो होता है ये सदा पुल्लिंग होता है, पानी जो है सदा पुल्लिंग होता है, यानी पानी जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब जो है मानी, रानी, कहानी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। अनुपयुक्त मतलब जो गलत जोड़ा है, तो देखिए बादल नीर है, केस बाल है, केला कदली है, द्रव्य वित्त है, ठीक है। देखिए केस बाल सही है, द्रव्य वित्त सही है, केला कदली सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। आप इसका मतलब सही, अनुपयुक्त का मतलब होता है गलत समानार्थी जोड़ा हमको पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा पापी कौन सा विशेषण है। तो पापी भैया कौन सा विशेषण है, आप खुद बताइए। संख्या इसमें कोई है, कोई संख्या है, संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए कट गया। सार्वनामिक विशेषण चलो अभी रहने दो। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें कोई परिमाण है, नापा तोला, पाप को नापा तोला जा सकता है, नहीं नापा तोला जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी भी गलत हो गया। अब हमारे पास सार्वनामिक विशेषण बचा है और गुणवाचक बचा है। तो पापी कहते नहीं भैया वो बहुत बड़ा पापी है,
पापी है मतलब हम उसका विशेषता बता रहे हैं, भैया बहुत बड़ा पापी है, इसका मतलब यहाँ पे हम किसी के गुण बता रहे हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। क्या होगा भैया, गुणवाचक, पापी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। पापी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है। भैया द्वंद्व समास कौन सा है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पे भैया, और हम एक चीज़ आपको और बताए थे, जहाँ बीच में योजक चिन्ह आ जाए खट से आप भैया आप वहाँ पे क्या मार दोगे, वहाँ पे आप मार दोगे द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर सी में हमको योजक चिन्ह दिखा है, और देश विदेश, यहाँ पे देश भी जो है प्रधान है, विदेश भी प्रधान है, यानी दोनों पद हमारे प्रधान हैं। जब हमारे दोनों पद प्रधान होंगे तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। यथा संभव में क्या है, यथा में देखिए अव्यय लगा हुआ है यहाँ पे, यानी अव्यय समास हुआ। देशभक्ति में क्या हुआ, पीताम्बर में क्या हुआ, बहुव्रीहि समास। और देशभक्ति में क्या हुआ, देश के लिए भक्ति, ठीक है। यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा यथा रुचि। यथा रुचि में समास कौन सा है, यथा रुचि, यानी रुचि के यथा, देखिए यथा जो है यहाँ पे अव्यय लग गया, रुचि तो है लेकिन रुचि कैसे है, यथा रुचि, यानी यहाँ पे अव्यय लग गया तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद समान, मतलब दोनों पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरा पद की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। अगला है हमारा भैया श्लेष अलंकार होता है, मतलब श्लेष अलंकार जो है हमारा शब्द अलंकार होता है, अर्थ होता है, उभय होता है, क्या होता है, हमको यही चीज़ बताना है, या उपयुक्त सबसे अलग। तो भैया श्लेष में क्या होता है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। यहाँ पे पानी पानी की बात हो रही है ना भैया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भैया शब्द अलंकार होता है, ठीक है। श्लेष अलंकार कैसा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार जो है हमारा शब्द अलंकार होता है। कैसा अलंकार है, शब्द अलंकार होता है। श्लेष अलंकार हमारा कैसा अलंकार है, तो शब्द अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 46, दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा जो होता है, दोहा में भैया हमारा 13 होता है प्लस 11 होता है, यानी ये टोटल पूछ रहा है तो टोटल जो है 24 होते हैं। कितना, टोटल 24 मात्राएं होती हैं, 13 और 11 होती हैं, ठीक है। 13 और 11 टोटल कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जाज। अच्छा, इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में छंद बताइए। छंद क्या बताना है, इसमें कौन सा छंद है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है। दोहा अभी आपको मैंने बताया था, पहले 13 होता है, कितना होता है, पहले 13 होता है और जो है 11 होता है। एक सेकंड, पेन नहीं चल रहा सही से। 13 होता है और 11 होता है, तो आप लोग गिन लीजिए। दोहा है, चौपाई है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और सोरठा में क्या है, दोहा का उल्टा होता है, 11-13 होता है ना। तो जो भी है आप गिन लीजिए, ठीक है। तो चलिए गिनते हैं। तो क्या है, कौन सा छंद है, हमको छंद बताना है। देखिए होता क्या, मूक होई, देखिए यहाँ पे 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमको पहले 11 मिल गया है। अब अगला गिनने अगर 13 मिल गया तो क्या होगा बताइए आप लोग। तो भैया वहाँ पे हो जाएगा, अगर 11-13 हमको मिल गया तो दोहा उल्टा सोरठा हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें सोरठा है, ठीक है। क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सोरठा है, ठीक है। सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा में होती हैं 11 और 13 मात्राएं, ठीक है। पहले में 11, फिर दूसरे में 13, फिर तीसरे में 11, फिर चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा, कंफर्म नहीं है, होगा। यहाँ पे पूर्ण भूतकाल है, वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, भविष्य काल होगा, ठीक है। कल तापमान अधिक होगा, कल की बात हो रही है, कल का मतलब अभी आने वाला है, भविष्य जो है आने वाला है, यानी भविष्य काल की बात हो रही है, ठीक है। वर्तमान का मतलब होता है जो तत्काल अभी चल रहा है, इसे वर्तमान काल कहते हैं।
और भूतकाल जो हमारा बीत गया है उसे हम भूतकाल कहते हैं, है ना। अगला है हमारा, हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, वाक्य किस प्रकार का है। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, किस प्रकार का वाक्य है। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, संयुक्त वाक्य है, तो क्या है भैया, तो ये है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्या है, कर्मवाच्य। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्मवाच्य। ब्रज भाषा कहाँ की बोली है, तो ब्रज भाषा कहाँ की बोली है, तो ब्रज भाषा भैया मथुरा और वृंदावन की बोली है। मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। इलाहाबाद, फैजाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ, यहाँ पे क्या बोली जाती है, तो यहाँ पे अवधी बोली जाती है। बनारस में क्या भैया, बनारस में कछका और जो है थोड़ा भोजपुरी भाषा बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, वृंदावन और मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 50 जो है हमारे समाप्त हुए। हमारे कितने क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए, और आशा करता हूँ आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो है हो सके तो शेयर भी करें, जिससे थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ये डेली एक वीडियो मिलेगा, और 25 सेट जो है कंटिन्यू में कराता रहूँगा। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग हमारे लगातार जितने भी वीडियो आ रहे हैं सभी वीडियो को आप लोग वॉच करिए, देखिए और एंजॉय करिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।